दोस्तों नमस्कार। हम इस बुक समरी को कवर कर रहे हैं और ये बुक काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके निबंध लेखन के लिए और ये एथिक्स वगैरह में भी आपके काफ़ी काम आएगी। तो हम अब इसका आज 16वां चैप्टर पे डिस्कशन करेंगे और ये 16वां चैप्टर न्याय के बारे में है और ये बता रहा है कि हमारा जो न्याय बोध है, सेंस ऑफ जस्टिस है, वो पुरानी हो गई है। तो इसमें वही कुछ कारण बताए गए हैं कैसे हमारा न्याय बोध पुराना हो गया है और उसमें रिफॉर्म लाने की जरूरत है। तो ये शुरुआत में बताता है कि हमारा न्याय बोध, सेंस ऑफ जस्टिस बनी कैसे, नैतिकता को लेकर हमारी समझ जो है वो कैसे बनी है। तो ये बता रहा है कि जब पहले हम कबीलों में रहते थे तो कबीलों में रहते टाइम अनेक धर्म संकट उभरते थे, है ना। अनेक दुविधाएं उभरती थी। जैसे मान लो दो व्यक्ति शिकार पे गए और एक व्यक्ति ने कुछ बड़ा हिरण मारा और दूसरे के कोई कुछ भी हाथ नहीं लगा, तो अब क्या किया जाए, है ना। कि दूसरा व्यक्ति जिसको कोई शिकार नहीं मिला, क्या उसका परिवार आज भूखा सोएगा, या फिर जिसको बड़ा शिकार मिला है वो अपना कुछ हिस्सा दूसरे के साथ साझा करे। तो इस तरह से, या फिर कोई एक शक्तिशाली व्यक्ति है वो दूसरे कमजोर व्यक्ति के शिकार को छीन लेगा या फिर कमजोर व्यक्ति के जीवन पे हमला करेगा। तो इस तरह के धर्म संकट उभरते रहते थे और उन्हीं धर्म संकटों का समाधान करते करते नैतिकता की हमारी समझ इवोल्व होती गई। विकासवादी एक तरह से यहाँ पे थ्योरी दी गई है कि वो डेवलप होती गई है टाइम के साथ साथ, और सेंस ऑफ जस्टिस है वो भी हमारा बेहतर होता गया। लेकिन ये बता रहा है कि जो हमारा सेंस ऑफ जस्टिस है, जो हमारा सोचने का तरीका है, वो आज भी वैसा ही है जैसा हमारा कबीलों के टाइम पे होता था, है ना। हमारा सोचने का जो ढंग है वो उन्हीं कबीलों की तरह है जहाँ पे कबीलों में रहते टाइम जो धर्म संकट हम समाधान करते थे। तो आज भी हमारा न्याय बोध, हमारे सोचने की प्रक्रिया, हमारे नैतिकता की समझ है वो वैसी ही है। लेकिन आज हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वो नगरीय जंगल है, यानी कि बड़े बड़े शहरों में हम रह रहे हैं और दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है। तो ऐसे ग्लोबल विलेज में जो वैश्विक समस्याएं हमारे सामने आ रही है ना, जैसे गाजा में अभी जो हो रहा है, या फिर रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध हो रहा है, ऐसी चीजें हमारे सामने आ रही है। क्लाइमेट चेंज की समस्या भी आ रही है, टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन की भी समस्या आ रही है। तो हमारे सामने जो समस्याएं हैं वो ग्लोबल है, लेकिन हमारे सोचने का ढंग अभी भी उसी पुराने ढर्रे का है जैसे हम कबीलों में रहते टाइम होते थे, या फिर जो हंटर और गैदरर होते थे उनके सोचने का ढंग ही है हमारा नैतिकता को लेके या न्याय को लेके, जस्टिस को लेके। तो ये चैप्टर इसलिए कह रहा है कि हमारा न्याय बोध अब पुराना हो गया है और न्याय बोध जो है हमारा सेंस ऑफ जस्टिस है उसमें कुछ समस्याएं हैं। तो यहाँ पे ये समस्याओं की बात करेगा ये चैप्टर ज्यादातर। इसमें ज्यादा कुछ समाधान तो सुझाया नहीं जाएगा, लेकिन इसमें जो आर्ग्यूमेंट दिए गए हैं सेंस ऑफ जस्टिस को लेके, वो आर्ग्यूमेंट काफी अच्छे हैं और आप उसको निबंध में कई जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें पहली जो समस्या है वो आकार की है, कि कैसे हमारा सेंस ऑफ जस्टिस है वो आकार की उसमें समस्या है ना। तो हमारा जो सेंस ऑफ जस्टिस है वो वैसा ही है, कबीलों में हम रहते थे अलग अलग क्लैंस में, और उस टाइम पे जो हमारे संबंध होते थे वो डायरेक्ट होते थे ना। कबीले में कितने होते थे, 150-200 लोग होते थे और वो एक दूसरे को सीधे जानते थे। तो इसलिए उनके जो भी धर्म संकट होते थे उनको उस तरह से समाधान किया जाता था, क्योंकि वो एक दूसरे को जानते थे और उनको पता होता था कि उसके कार्य का प्रभाव दूसरे व्यक्ति पे क्या पड़ने वाला है। लेकिन आज की जो ग्लोबल विलेज की दुनिया है, जहाँ पे एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप के लोगों में तालमेल तालमेल बैठाना है, उनके बीच में संबंधों को बेहतर बनाना है, समस्याओं को सुलझाना है। तो जब इतना बड़ा आकार हो जाता है, उनमें तालमेल बैठाना हो, तो हमारा न्याय बोध पराजित हो जाता है ना। यहाँ पे हमारा न्याय बोध, हमारे सोचने का ढंग है वो सही से काम नहीं कर पाता और हम उस तरह से तालमेल नहीं बैठा पाते, क्योंकि हमारे कार्यों का प्रभाव जिन दूसरे महाद्वीपों में बैठे लोगों पे पड़ने वाला है, हम उनके बारे में परिचित नहीं होते, हम उन लोगों को जानते भी नहीं है। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था अज्ञानता वाले में कि कैसे
हमारे कार्यों का उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में भी हम अज्ञान से भरे हुए हैं। तो यहाँ पे आके हमारा न्याय बोध पराजित हो जाता है। अगर दूसरे कारण की बात करें कि क्यों हमारा न्याय बोध आज पुराना हो गया है, तो ये है कि न्याय की जो हमारी समझ है, सेंस ऑफ जस्टिस है, वो कारण कार्य संबंधों पे टिकी होती है ना। वो ठोस, उसको कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन चाहिए, है ना। तो उसको ठोस कॉज एंड इफेक्ट, कारण कार्य संबंधों की जरूरत होती है न्याय को इम्प्लीमेंट करने के लिए। हमारे पास मूल्यों की कमी नहीं है, मूल्य तो बहुत हैं, वैल्यूज सिस्टम भी बहुत है, लेकिन मूल्य तब तक इम्प्लीमेंट नहीं हो गए जब तक हमारे पास ठोस कारण कार्य संबंध ना हो। कारण कार्य संबंध यानी कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसका दूसरे पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, दूसरे के जीवन पे क्या असर उसका आएगा। ये चीज अगर हमें समझ नहीं होगी तो हमारा न्याय बोध वहां पे काम नहीं कर पाएगा। तो जब हम कबीलों में रहते थे और उस टाइम पे क्या होता था कि आपके कार्य का प्रभाव दूसरे व्यक्ति पे क्या पड़ रहा है, उसका एक ठोस कारण कार्य संबंध आपको दिखता था। वो सिंपल होता था और डायरेक्ट होता था, प्रत्यक्ष होता था, है ना। आपको पता होता था कि आपका भोजन कहाँ से आ रहा है, आपने जो जूते पहने हैं, कपड़े पहने, वो किसने बनाए हैं, है ना। तो भोजन बनाते टाइम आपका भोजन कहाँ से आया, उस पे उसमें किस व्यक्ति ने क्या किया आपको पता होता था। आपके कपड़े किसने सिले, वो कपड़े सिलते टाइम उसने क्या मेहनत करी, उसको उसका वेतन मिला या नहीं मिला, ये सारी चीजें आपको पता होती थी जब आप कबीलों में रहते थे। लेकिन आज की जो ग्लोबल दुनिया है, जो ग्लोबल विलेज है, उसमें कारण कार्य संबंध सीधे और सपाट नहीं है, बल्कि वो कॉम्प्लेक्स है। वो कई सारी ब्रांचेज में फैले हुए हैं और वो उनका एक सीधा सपाट संबंध ना दिख के कई सारी ब्रांचेज में है। इसलिए हमें वो पता भी नहीं लगते कि किस तरह से वो काम कर रहे हैं, और इसलिए हमारा न्याय बोध है, सेंस ऑफ जस्टिस है, वो काम करना बंद कर देता है। उदाहरण के लिए देखें तो आप जैसे सस्ती चीजें आप खरीद रहे हैं मार्केट से, और वो सस्ती चीजें आपको अच्छी भी लगती है क्योंकि वो कम दाम में आपको मिल रही है ना। लेकिन तो वो जो सस्ती चीजें आप तक पहुंची है, ये भी तो हो सकता है ना कि उन सस्ती चीजों का दाम इसलिए कम है क्योंकि जिस देश में वो उत्पादित की गई या जिस जगह पे वो उनका उत्पादन हुआ, वहां पे लेबर लॉज हैं वो कमजोर थे, है ना। या फिर चाइल्ड लेबर वहां पे करवाई गई, और उस चाइल्ड लेबर और लेबर लॉज का कमियों के कारण वहां पे मजदूरों का काफी एक्सप्लॉयटेशन हुआ, शोषण हुआ। तो उन शोषण और एक्सप्लॉयटेशन के कारण वो चीजें सस्ती हैं, है ना। तो आप वो चीजें सस्ती मान के खरीदेंगे क्योंकि आपको फायदा होगा, लेकिन आपको उसके पीछे का जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन है, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है किसी व्यक्ति के ऊपर, वो आपको दिखेगा नहीं, डायरेक्ट आपको पता नहीं होगा। इसी तरह कार्बन एमिशन का एग्जांपल ले सकते हैं कि हम एक अच्छी जीवन शैली गुजार सकते हैं और भरपूर कार्बन उत्सर्जन कर सकते हैं, लेकिन उस कार्बन उत्सर्जन का इम्पैक्ट किसी छोटे द्वीप देश पे बैठे एक व्यक्ति के ऊपर क्या पड़ रहा है, कैसे समुद्र का पानी उसके घर तक आ रहा है, वो चीज कारण कार्य संबंध हम नहीं समझ पाते क्योंकि वो कई सारे ब्रांचेज में फैले होते हैं ना। इसी तरह आपके प्रोविडेंट फंड का क्या हो रहा है, आपका भोजन कहाँ से आ रहा है, ये सारी चीजें आपकी समझ से बाहर होती है। कारण कार्य संबंध हम डायरेक्टली देख नहीं पाते, इस वजह से यहाँ पे हमारा न्याय बोध काम नहीं कर पाता। यहाँ पे एक बुक में एक एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि नाजी जर्मनी में कोई पोस्ट ऑफिस पे काम करने वाला एक व्यक्ति जो ईमानदारी से काम करता था, पोस्ट डाक वगैरह को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता था, वो अपना काम काफी ईमानदारी से कर रहा था, लेकिन वो नाजी जर्मनी के प्रोपेगेंडा सिस्टम का एक काफी इंपॉर्टेंट हिस्सा था, है ना, वो पोस्ट ऑफिस। तो बेशक उसने अपना काम ईमानदारी से किया, लेकिन कहीं ना कहीं वो नाजी जर्मनी के प्रोपेगेंडा में एक अप्रत्यक्ष भूमिका निभा रहा था। तो ये चीजें इस तरह से है। आज हम पीछे मुड़ के देखें तो हमें उस पोस्ट ऑफिस के ईमानदारी से काम करने वाले व्यक्ति के काम को गलत ठहराने में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि पीछे मुड़ के चीजों को देखना काफी आसान होता है, लेकिन आगे देखना और आगे उसके कारण कार्य संबंधों को पहचान पाना काफी मुश्किल होता है। पीछे मुड़ के हम पता लगा सकते हैं, हमें पता भी है कि वो कारण कार्य श्रृंखला
वो कॉज एंड इफेक्ट की जो चेन थी वो कहाँ ले गई हमें। लेकिन आगे के भविष्य को देखना, भविष्य में इन चीज़ों को का पता लगाना काफ़ी जटिल और मुश्किल काम है। तो इसलिए हमारा ये न्याय बोध भी यहाँ पे काम नहीं कर पाता। तीसरी यहाँ पे जो एस्पेक्ट बात की गई है हमारे न्याय बोध में, वो एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है। जैसे सिन ऑफ थेफ्ट है, चोरी करने का जो पाप है ना। तो धर्म ग्रंथों में जो चोरी करने का पाप बताया गया था, उसमें यह बताया गया था कि आप खुद से अपने हाथ से किसी भौतिक वस्तु को उठा लो तो वो चोरी है। लेकिन आज चोरी करने के मायने अलग हैं। आप कोई चीज वास्तव में उठाओगे नहीं, लेकिन फिर भी आप अप्रत्यक्ष रूप से चोरी कर रहे हो या फिर चोरी करने में कहीं ना कहीं भागीदारी कर रहे हो। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि कैसे नदियों की चोरी होती है ना। इसमें एक उदाहरण दिया गया, मान लो आपने एक ऐसी कंपनी में निवेश किया जो कंपनी एनवायरमेंटल एक्सटर्नलीज यानी कि पर्यावरणीय बाह्यताएं जो होती है उसका पालन नहीं करती, उसका ध्यान नहीं रखती, वो पर्यावरण के नियमों का को तरोड़ मरोड़ के उनका दुरुपयोग करती है। अगर उसके अगेंस्ट केस होता है तो वकीलों की एक फौज खड़ी कर देती है ना। पॉलिटिकल पार्टीज को और सरकार को अपने पक्ष में करने के लिए वो लॉबिंग करती है। तो इन सारी चीज़ों का फायदा उठा के वो काफ़ी मुनाफा कमाती है। लेकिन साथ के साथ ही वो नदियों को भी पोल्यूट करती जा रही है, नदियों को भी एक तरह से खत्म करती जा रही है ना। तो इससे क्या हो रहा है कि नदियां खत्म हो रही है, यानी कि नदियों की चोरी हो रही है। तो क्या हम इस कंपनी को चोरी का उत्तरदायी ठहरा सकते हैं, है ना। तो कंपनी छोड़िए, और कंपनी इस एक कदम आगे और बढ़े तो जिस व्यक्ति ने इस कंपनी में निवेश किया है, इसके शेयर खरीदे हैं, क्या हम उस व्यक्ति को चोरी करने का दोषी ठहरा सकते हैं ना। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे कारण कार्य श्रृंखला यहाँ पे कितने ब्रांचेज में बटी हुई है और एक स्पष्ट नहीं है वो, है ना। जो व्यक्ति इसमें निवेश कर रहा है उसने इसमें निवेश किया है, और हो सकता है उसको याद भी ना हो कि उसने ऐसी कंपनी में कोई निवेश किया है, उसके कुछ शेयर खरीदे हुए हैं, लेकिन वो अप्रत्यक्ष रूप से इस कंपनी में निवेश करके नदियों की चोरी, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में और जलवायु परिवर्तन में कहीं ना कहीं योगदान दे रहा है। तो इस तरह से न्याय का जो हमारा सेंस था, हमारी जो समझ थी, वो कैसे यहाँ पे पराजित होती दिख रही है ना। तो ये एक और एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे बात की गई थी इस चैप्टर में। अगला है कि हमारे कार्यों का प्रभाव, जो अभी हमने देखा था कि जैसे पिछले युगों में क्या होता था कि हमारे जो कार्यों का प्रभाव है वो हमारे आसपास के लोगों पे ही पड़ता था। लेकिन आज का जो युग है, जो ग्लोबल दुनिया है, जिसमें हमारे कार्यों का प्रभाव वैश्विक होता है ना। आप जैसे कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं तो उससे जलवायु परिवर्तन आ रहा है ना, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और दूर किसी दूसरे महाद्वीप में, प्रशांत महासागर में, एक छोटे से द्वीपीय देश जैसे तुवालू वगैरह में किसी टीटी काका नामक एक व्यक्ति है जो जिसका घर है वो लगातार समुद्र उसके घर के नजदीक आता जा रहा है और वो डूबने की कगार पे है ना। तो इस तरह से ग्लोबल इम्पैक्ट पड़ता है आज हमारे कार्यों का। तो जबकि पिछले ऐसे युगों में ये चीज नहीं थी। तो यहाँ पे भी हमारा जो न्याय बोध था, है ना, जहाँ पे हमें हमारे कार्यों का डायरेक्ट इम्पैक्ट दिखे, कोज एंड इफेक्ट रिलेशन दिखे, तो हम काम करते हैं, वो चीज आज दिखेगी नहीं, लेकिन उसका इम्पैक्ट होगा और ऐसे लोगों को प्रभावित करेगी जो इनसे हम ना कभी मिले हैं, ना कभी मिलेंगे, ना हम कभी जानते होंगे। तो इसलिए ये हमारा जो न्याय बोध है वो पुराना हो गया है और हम ये पराजित हो जाता है। एक और अगली चीज बताई गई है इसमें कि हमारा न्याय बोध कैसे पराजित हो जाता है, तो वो बताया गया है स्ट्रक्चरल डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि ढांचागत पक्षपात, है ना। तो स्ट्रक्चरल डिस्क्रिमिनेशन के बारे में ये बता रहा है कि इसमें तर्क दिया गया कि हमारे जो शिकारी संग्रह करता दिमाग है ना, हंटर और गैदरर के माइंड ही है हमारे सोचने की जो प्रक्रिया है। तो हमारी वो सोचने की प्रक्रिया, वो दिमाग हमारा
इन स्ट्रक्चरल डिस्क्रिमिनेशन का पता लगाने के रूप बारे में विकसित नहीं हुए हैं, है ना। वो डायरेक्ट कॉज एंड इफेक्ट की उसने ये काम किया, इसका मेरे ऊपर ये इम्पैक्ट पड़ा तो मेरे साथ अन्याय हुआ, वो उतना ही विकसित हुए हैं और उनका न्याय बोध वैसा ही है। स्ट्रक्चरल या ढांचागत रूप से क्या आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है संरचनात्मक ढंग से, वो चीज का पता लगाने के लिए हमारे दिमाग विकसित नहीं हुए हैं। अगर आपको स्ट्रक्चरल डिस्क्रिमिनेशन का पता लगाना है तो आपको समय चाहिए, ढेर सारा, ढेर सारी ऊर्जा चाहिए, है ना। क्योंकि वो पता लगाने के लिए आपको बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी, और वो आज के टाइम पे है नहीं हमारे पास। तो इसलिए हम वो स्ट्रक्चरल डिस्क्रिमिनेशन का पता नहीं लगा पाते और कहीं ना कहीं अन्याय में भागीदारी करते रह सकते हैं ना। जैसे डॉक्टर अंबेडकर थे, तो डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के साथ जो स्ट्रक्चरल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उसकी पड़ताल करने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया, तब जाके वो उन चीजों को वास्तव में दिखा पाए, है ना। उन्होंने कितना अध्ययन किया, कितनी रिसर्च की, तब जाके वो उस स्ट्रक्चरल डिस्क्रिमिनेशन को सामने लेके आ पाए। तो या फिर गांधी जी या फिर दादा भाई नौरोजी ने कैसे दिखाया कि ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रही है, कैसे स्ट्रक्चरल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है इंडियन के साथ। तो उन्होंने समय दिया, ऊर्जा दी, जो कि आज एक आम आदमी या फिर व्यक्ति देने में सक्षम नहीं है। तो इस वजह से भी यहाँ भी हमारा न्याय बोध पराजित हो जाता है। तो इसमें एक कोटेशन दी गई है कि समकालीन दुनिया है, जो आज की दुनिया है, उसमें ज्यादातर जो अन्याय है ना वो व्यक्तिगत पूर्वाग्रह से नहीं होते, है ना, पर्सनल बायसेस से नहीं होते, बल्कि वो ढांचागत पक्षपातों से होते हैं, स्ट्रक्चरल डिस्क्रिमिनेशन से होते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कोट है या फिर तर्क है जो आप यूज कर सकते हो जहां भी आपको पक्षपात, भेदभाव वगैरह पे बात करनी हो, अन्याय पे बात करनी हो, तो आप बता सकते हो कि अन्याय है वो पर्सनल बायसेस से नहीं होता, बल्कि वो स्ट्रक्चरल डिस्क्रिमिनेशन से होता है। अब छठे पॉइंट पे आते हैं न्याय बोध के बारे में। तो वो ये है कि व्यवस्था है, जो सिस्टम है, वो काफी कॉम्प्लेक्स और इंट्रिकेट है, सिस्टम काफी जटिल है और वो काफी गुथा हुआ है। इस वजह से भी हम अन्याय का पता नहीं लगा पाते। और इसमें बताया गया है कि जैसे अभी पिछले इसमें हमने डिस्कस किया कि आपको समय चाहिए, ऊर्जा चाहिए अगर आपको पता करना है अन्याय के बारे में या फिर पक्षपात के बारे में। तो यहाँ पे भी यही बताया गया है, इतनी अगर कोई पता नहीं करेगा तो उसको पता चलेगा ही नहीं, वो परम अज्ञानता में अपना जीवन गुजार देगा और अन्याय में भागीदारी करता रहेगा या फिर एक अन्याय को झेलता रहेगा ना। ठीक है, तो ये चीज है यहाँ पे कि वो अल्टीमेट इग्नोरेंस को का सामना करते हुए जीवन बिता देगा ना, क्योंकि सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स है, इतना इंट्रिकेट है, व्यवस्था इतनी जटिल और गुथी हुई है कि उसको कभी पता नहीं चलेगा। और अगर वो पता करना चाहेगा, सत्य को जानना चाहेगा, तो अभी जैसे हमने बताया कि बहुत सारा समय लगेगा और बहुत सारा उसमें टाइम, बहुत सारा उसमें श्रम लगेगा, लेबर लगेगी, एनर्जी लगेगी। तो सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स और इंट्रिकेट हो गया है अभी ग्लोबल दुनिया में कि सत्य जानना, अन्याय का पता लगाना काफी मुश्किल कार्य है। अब अगर अगले एस्पेक्ट पे आए, सातवें पॉइंट पे, कि हम अन्याय का इसलिए भी नहीं पता कर पाते क्योंकि ग्लोबल डायलॉग पे, वैश्विक संवाद पे कुलीन वर्ग का नियंत्रण है ना। तो मीडिया हाउस हो, फेसबुक जैसे या यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म हो, ये सारी चीजें एक जो ग्लोबल डायलॉग को बनाती है वो कुलीन वर्ग के नियंत्रण में है। तो कुलीन वर्ग ग्लोबल डायलॉग कंट्रोल करता है, उसको डायरेक्ट करता है, उसको डायरेक्शन देता है। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो पर्सपेक्टिव होते हैं, हमारे जो दृष्टिकोण होते हैं, वो प्रभावित होते हैं और कहीं ना कहीं हमें अन्याय की जानकारी नहीं मिल पाती, या फिर जो मिलती है वो पूरी तरह सही नहीं होती। तो एक ये भी कारण है कि हमें न्याय का या अन्याय के बारे में पता नहीं चल पाता और हमारा सेंस ऑफ जस्टिस है वो एक उससे प्रभावित होता है। तो
ये कुलीन वर्ग हैं जो ग्लोबल डायलॉग को कंट्रोल करता है, उससे हमारे दृष्टिकोण प्रभावित होते हैं। और जो वंचित समूह है, डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स हैं, उनका मुंह बार बार बंद कर दिया जाता है और हम उनके बारे में बहुत जल्दी भूल जाते हैं और शॉर्ट टर्म मेमोरी हमारी होती है, क्योंकि उस डायलॉग को कंट्रोल जो कर रहा है वो डिसाइड करेगा कि आप इनके बारे में कितने लंबे टाइम तक याद रखो। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल देते हैं हरारी कि वो बताते हैं कि इनकी जो दूसरी किताब थी सेपियंस, उसको लिखते समय उन्होंने ये कहा था कि तस्मानिया, ऑस्ट्रेलिया के पास एक आइलैंड है, ऑस्ट्रेलिया का ही भाग है तस्मानिया, तो तस्मानिया में जो जनजातियां रहती थी आज उनका अस्तित्व नहीं है, उपनिवेशवादियों ने उनको पूरी तरह खत्म कर दिया। तो उन्होंने सेपियंस में यह बात लिखी थी, लेकिन अभी वो इस किताब में ये स्वीकार कर रहे हैं कि वो कैसे इस दृष्टिकोण से प्रभावित हो गए और उन्होंने उनका अस्तित्व ही स्वीकार नहीं किया, जबकि आज भी वो लोग मौजूद हैं तस्मानिया में। आज भी बहुत से लोग हैं जो उनको, जो अपने आप को उन्हीं तस्मानिया के लोगों का एक वंशज मानते हैं। तो इस तरह से हमारे दृष्टिकोण प्रभावित होते हैं ग्लोबल डायलॉग से। अब अगर लास्ट पॉइंट पे आए तो ये है कि आप एक, मान लो एक आप एक डिसएडवांटेज्ड ग्रुप के या कम्युनिटी के मेंबर हो, है ना, आप एक वंचित समुदाय के सदस्य हो, तो जरूरी नहीं कि आप किसी दूसरे वंचित समुदाय के दुख और को समझ लेंगे, उसकी पीड़ा की आपको पूरी जानकारी होगी, है ना। तो ये भी जरूरी नहीं है ना कि एक मार्जिनलाइज्ड या फिर एक डिसएडवांटेज सेक्शन से आप बिलोंग करते हो तो आपको सभी डिसएडवांटेज सेक्शन की जानकारी होगी, आप उनके साथ हैं, उनके अन्याय के बारे में आपको पता हो। तो यहाँ भी हमें अन्याय का पता नहीं चल पाता। तो यहाँ पे जैसे बताया गया है कि मान लो आप ब्लैक कम्युनिटी से हो, श्वेत वर्ग से हो, तो आपके साथ क्या क्या अन्याय हुआ है, क्या क्या पक्षपात हुए हैं, क्या क्या डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, ये चीजें आपको पता है। लेकिन एलजीबीटी के साथ क्या हुआ है, वो कैसी चुनौतियां झेल रहे हैं, उनके दुख क्या है, उनकी क्या पीड़ाएं हैं, वो आप ब्लैक कम्युनिटी के मेंबर होने से नहीं पता कर सकते। बेशक आपने भी काफी दुख, पीड़ा, चुनौतियां, बाधाएं झेली है, लेकिन इनकी बाधाएं, इनकी चुनौतियां, इनके दुख, इनकी पीड़ाएं अलग है ना। तो आप अपने दुखों से, अपनी पीड़ाओं से दूसरे के दुख और पीड़ाओं के बारे में जान नहीं सकते। आप संवेदना बेशक रख सकते हैं, लेकिन सत्य तक आप पहुंच नहीं सकते। सभी समुदायों के प्रति जो अन्याय होता है उसका स्वरूप अलग अलग होता है। तो ये भी एक कारण है जहाँ पे हमारा सेंस ऑफ जस्टिस इन्फ्लुएंस होता है, वो पराजित हो जाता है। तो अभी ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है ना, तो इसलिए हम अभी इसको यहीं पे रोकते हैं और एक और वीडियो में, दूसरे भाग में इसमें बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही था। बाकी ये जो चीज़ें हमने देखी, अभी हम दूसरे वीडियो में एक बार फिर आएंगे इन चीज़ों पे और समझेंगे कि कैसे आप इनको निबंध में इस्तेमाल कर सकते थे। कुछ चीज़ें और बची हुई है इस चैप्टर की, वो डिस्कस करेंगे और उसके बाद इन सारी पूरे चैप्टर को देखेंगे कि आप निबंध में कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे प्रीवियस ईयर टॉपिक आए हैं यूपीएससी में, आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, है ना। थैंक यू वेरी मच। और कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल पे भी बता सकते हैं।